India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा प्रहार किया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसा लग रहा है कि किसी बात का बदला ले रहे हैं नरेंद्र मोदी से, क्योंकि अपने हर भाषण में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भारत का नाम लेना नहीं भूलते हैं और जिस तरह से, जिस लहजे में वो बात करते हैं, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। और आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम हदों को पार करते हुए एक तरह से नरेंद्र मोदी को डरपोक कहा और ये कहा कि उन्होंने बेनकाब कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई है कि अब उन्हें एक्सपोज कर रहा है। ये लाइन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल की है। सवाल ये उठ रहा है कि पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाने वाले नरेंद्र मोदी आखिर इतने असहाय अमेरिका के सामने क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर इतने असहाय वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से धमकियां लगातार हिंदुस्तान को, या मैं सीधे तौर पर कहूंगी अपने डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी को देते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। दोनों खास मेहमानों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं, वेस्ट एशिया मामलों के भी एक्सपर्ट हैं और अपना एक प्लेटफॉर्म भी वो अमरीश मिश्रा स्पीक के नाम से वो चलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अमरीश जी। और मेरे साथ ओमकारेश्वर पाटिल जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। ओमकारेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत अमरीश जी मैं आपसे करना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुबह से कई बार आपने सुन लिया होगा, क्योंकि मैंने इस बाइट को लूप में सुना कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे सुनने में कोई गलती हो रही है। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं ट्रंप कि वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी कहूंगी, मैं भारत का नाम नहीं लूंगी, उनको झूठा कह रहे हैं, उनको बेनकाब कर रहे हैं, उनको थ्रेटन कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं लगाया जा रहा है, रेसिप्रोकल बाकी देश के तमाम, दुनिया के अलग अलग देशों पर लगाया जा रहा है, लेकिन वो तमाम देश अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक तरह से इसका रिएक्शन दे रहे हैं और चाइना ने तो ये कहा कि आप ट्रेड वॉर या दूसरी वॉर के लिए भी तैयार हैं हम, इस तरह की बात उन्होंने कही। और ऐसे वक्त में 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी खामोश हैं। वाणिज्य मंत्री अभी भी यूएस में है और तब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आखिर इसे कैसे देखा जाए? कौन से वो समझौते हैं? कितना झुके हैं नरेंद्र मोदी और इतना डरे हुए वो क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको मैं बुशरा जी बताता हूं और अपने दर्शकों को भी, एक्चुअली ये थोड़ा सा इसको समझना जटिल है। मतलब ये जो हो रहा है, देखिए दो लेवल पे चीजें हो रही। एक हो रही है जो इंडियन इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट होगी ट्रम्प्स के जो टैरिफ्स है उनसे, वो एक सवाल है, एक अलग सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप में पर्सनल इक्वेशन कैसे गड़बड़ा है और उसका क्या बैकग्राउंड, ये दो सवाल। मैं देखिए सबसे पहले इस पे आता हूं कि पर्सनल इक्वेशन कैसे गड़बड़ा है। देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज बात कही कि हमने उनको एक्सपोज किया, ये किया, ये सब एक सिग्नल है। उन्होंने ये सिग्नल दिया कि इंडिया कोई यूएस का फेवरेट नहीं है। नरेंद्र मोदी का पूरा यूएसपी क्या था? नरेंद्र मोदी जब से देखिए 2014 में पावर में आए, सबसे पहले उन्होंने अमेरिका टाइम्स स्क्वायर में एक बड़ा इवेंट किया। अमेरिका को लेके वो बहुत ज्यादा ये थे और अमेरिका के वो डार्लिंग बॉय माने जाते थे और ये इमेज उन्होंने लगातार दी। ट्रंप ने एक झटके में कह दिया कि वो दिन चले गए, नरेंद्र मोदी अब उनके डार्लिंग बॉय नहीं है, यानी अमेरिका के नहीं है, ट्रंप के। तो मतलब ट्रंप ने अपनी नाराजगी जताई। अच्छा, लोग सोच रहे हैं कि वो जो अब की बार ट्रंप सरकार जो मोदी ने इवेंट किया था गुजरात में, उसके बाद ट्रंप हार गए, फिर मोदी ने ही डिड नॉट रीच आउट टू ट्रंप, वो भी दैट इज ऑल्सो पार्टली ट्रू। लेकिन असल बात पता है क्या आपको? असली बात यह है कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिका में लड़ रहे हैं किससे? वो लड़ रहे हैं अमेरिकन डीप स्टेट से। और अमेरिकन डीप स्टेट का क्या मतलब है? अमेरिकन डीप स्टेट का मतलब है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज
और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो वहां का पूरा खुफिया तंत्र आप कह लीजिए, वो जो काम करता था उससे लड़ा है। और नरेंद्र मोदी का जो अलायंस था, देखिए इसी में कंट्रोवर्सी होगी, नरेंद्र मोदी का अलायंस उनके 2014 में उनका पावर में आना, इसमें अमेरिका के उस डीप स्टेट का खुफिया तंत्र का बहुत बड़ा रोल था। और 2016 में जब ट्रंप सत्ता में आए तो वो भी उसके डीप स्टेट के पार्ट थे। लेकिन 2020 और 2024 के बीच उनको इतना 58 केसेस ला दे गए, पूरी कोशिश हुई कि वो पॉलिटिकली खत्म हो जाएं। इम्पीचमेंट के इतने केसेस लाए गए जो किसी यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं लाए जाते। और हमेशा ये होता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने भी दिया जाएगा कि नहीं। तो वो जो 4 साल हैं 2020 से 2024, अब जब ट्रंप पावर में आए वो पूरी तरह से हाथ धो के देखिएगा आप अपने इंटरनल एनिमीज के पीछे पड़ गया। और इसीलिए देखिए इजराइल को जो नुकसान हो रहा है, इजराइल भी उसी डीप स्टेट का पार्ट रहा जो पूरी दुनिया में युद्ध थोपता है, ये करता है। अब ट्रंप ऐसा नहीं है कि कोई बहुत प्रगतिशील प्रोग्रेसिव कोई लेफ्टिस्ट आदमी है, लेकिन वो पर्सनली उसका एक ऐसे पॉइंट पे ठन गई है अमेरिकन डीप स्टेट से कि वो अब उनके साथ उनको प्रताड़ित वो करेगा और हर वो चीज करेगा जो उनको, अब जैसे जेलेंस्की को डांटना, ये सीधे सीधे यूएस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और डीप स्टेट को डांटना था, नेतन्याहू को नीचा दिखाना। अभी सीधे हमास से बात कर ली, अब सीधे हमास से बात कर ली, वहां पर इजराइल में सब चक्कर गिन्नी खाए हुए हैं कि ये क्या हो गया। अब वो बेसिकली नेतन्याहू से भी पिंड छोड़ाना चाह रहा है। एक्चुअली जो भी थोड़ा बहुत कर रहा है वो आप देखिएगा आने वाले दिनों में। मोदी जो उनके इतने बड़े चहेते थे, मोदी ने इस चीज को जो सच्चाई थी उससे 10 गुना एम्पलीफाई करके बताया। वो हम उनको दोष नहीं देंगे, वो उनका काम है, पीआर का काम है, उन्होंने 10 गुना एम्पलीफाई करके बताया। लेकिन उसमें जो मामला था, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 2014 में मोदी आए, 2024 हो गया, अमेरिका के उन्होंने कहा कि हम बहुत, मतलब ये 2025 हो गया, मोदी ने कहा अमेरिका के हम बहुत बड़े दोस्त हैं। एक भी बड़ा आर्थिक फायदा बता दीजिए जो अमेरिका के माध्यम से इंडिया को हुआ। कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री लगी, कोई ऐसी चीज हुई जो भी हुआ 1991 और 2008 और 2009 के बीच हुआ ज्यादातर। मोदी को कोई इकोनॉमिक, मतलब मोदी ने अपनी अमेरिका से प्रॉक्सिमिटी से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं लिया, लेकिन एक मतलब बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा देश को नहीं दिया। लेकिन वो वहां के जो पूरा एक नेक्सस है CIA से लेके और यहाँ की जो इंटेलिजेंस है, वो मोदी ने उनको एक तरह से सबसर्विएंट बना दिया, उनके मोसाद और CIA के। अब वो जो चीज ऐसी थी वो चीज खत्म हो गई है। अब ट्रम्प जो है, अब ट्रम्प ने कहा कि एक्सपोजर, मतलब देखिए इंडिया का मैं आपको बताऊं जो ट्रेड की पूरी पोजीशन है, अब जैसे एवरेज जो इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया लगाता है यूएस गुड्स में वो 7.7% है, और जो यूएस इंडियन गुड्स पे लगाता है वो 2.8% एवरेज। अब ये शूट करने जा रहा है। आप सोचिए स्टील में 25% तारीफ यूएस लगाने जा रहा है। अब स्टील में इंडिया 7.7% ड्यूटी लगाए हुए था इस पे, यूएस पे, मतलब इन जनरल। और बात हो रही थी, टाटाज ने कहा था कि, और जिंदल ने भी, कि 15% स्टील पे ड्यूटी बढ़ाओ। अब तो आपको अब आप बात कर रहे हैं जो पीयूष गोयल वहां गए हैं कि 0%, कि अगर 0% ड्यूटी कर दोगे तो हम शायद, तो वो भी 0% कर देंगे। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात की है, लेकिन 0% करने से क्या होगा? 0% करने से चाइना, जापान, सबका चीप स्टील आपके यहां डंप होगा और आपके स्टील का पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। वही हाल टेक्सटाइल्स में है। टेक्सटाइल्स में भी देखिए इंडिया बहुत हाई ड्यूटी लगाता था, 24%, और वो, लेकिन अब यहां बात हो रही है कि उसको 0% करो। इतना यहाँ का जो मैन्युफैक्चरर है वो घबराया हुआ है। अब ये सारे जो चीजें हैं, ये एक जो आप पहले आपने पॉलिटिकल इश्यूज पे, या जो डीप स्टेट के इश्यूज पॉलिटिकली मैं कहूंगा, तो जो पॉलिटिकल लेवल पे आपने वहां सरेंडर किया था, अब उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब ट्रंप आ गया, वो कह रहा है कि अगर अमेरिका के साथ बिजनेस करनी है तो फेवरेबल टर्म्स जो ट्रेड के थे, और ये देखिए ट्रेड के टर्म्स कोई 2014 से नहीं थे, ये पहले से थे कि यूएस इंडिया के जो इंडिया से माल यूएस जाता है उस पर कम ड्यूटी लगाएगा और वहां से जो आता है उस पर इंडिया ज्यादा ड्यूटी लगाएगा। लेकिन अब यूएस कह रहा है कि हम उस पूरे रिश्ते को नहीं रखेंगे, और अब उन्होंने ये कह दिया है कि ये एक्सपोजर का मतलब नरेंद्र मोदी की जो स्पेशल स्टेटस, यानी नरेंद्र मोदी ने जो स्टेट गवर्नमेंट बनाई, वो उसके जो स्पेशल
एक रोल यूएस में था और इंटेलिजेंस गैदरिंग थी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पूरा चल रहा था, अब मैं क्या उसके बारे में ज्यादा बताऊं, वो आप समझ गई होंगी। तो वो पूरी जो स्थिति है उसमें इनको धीरे धीरे ये इनको जगह अपनी बताई जा रही है और उसका खामियाजा इंडियन इकोनॉमी भुगतने जा रही है। लेकिन सवाल फिर ये है अमरीश जी कि क्या नरेंद्र मोदी की नाकामियों की सजा देश का 140 करोड़ लोग क्या भुगतने जा रहे हैं? जिस तरह से ये तो विदेश बिल्कुल नीति पर फेल साबित हो रहे हैं, क्या उसकी सजा 140 करोड़ भारतीय भुगतने जा रहे हैं? बिल्कुल तय है। इस पे जो मेरे जो सम्मानित जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं उनकी भी बातों से मैं ब्रॉडली एग्री करता हूं, थोड़े डिफरेंसेस हैं। देखिए 140 करोड़ लोगों की तो कबर टूटने वाली है। आप 3 सेक्टर ले लीजिए, आप टेक्सटाइल, स्टील और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मैं अपने पहले उसमें नहीं जोड़ पाया था। अब सोचिए 24% हम ड्यूटी लगाते हैं फॉरेन गुड्स पे टेक्सटाइल में, उसको हम अगर 0 कर देंगे अमेरिका के लिए तो क्या होगा। उसके बाद ऑटोमोबाइल, और ये तो फिर भी छोटे हैं। एग्रीकल्चर सही बात है क्योंकि एग्रीकल्चर अमेरिका में इंडस्ट्री है, वहां पर इस तरह के स्मॉल फार्मर्स नहीं है। हम लोग यहाँ तो मतलब 70% जो ऑलरेडी करीब 70% फार्मर्स है, उसमें भी 70-80%, 85% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है। तो अमेरिका के तो मतलब यहाँ पर सोचिए आप एक चीज ले लीजिए, आलू ले लीजिए। आलू को लेके जो यूपी के फर्रुखाबाद से लेके बहुत इलाकों में एक बहुत आंदोलन भी चला है कि आलू पे जो और इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई जाएं। अगर ये 0 पर हो गई तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ की तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। शुगर केन, ये सब कुछ बेसिक चीजें, एमएसपी आप देने की बात कर रहे हैं, गेहूं, वो स्थिति पैदा हो सकती है कि आप जैसे अमेरिका से इंपोर्ट करते थे गेहूं PL 480 ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले, वो स्थिति आ सकती है कुछ सालों में। तो ये देखिए भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक है। अच्छा एक चीज इसमें मैं और कहूंगा, देखिए हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए क्योंकि मोदी ने जो अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए थे ना, उसका आधार बहुत ही गलत ही नहीं, बल्कि मैं ये शब्द यूज करूंगा कि इट वॉज डर्टी। वो आधार ये था कि जो इस्लामोफोबिया अमेरिकन डीप स्टेट फैलाना चाह रहा था, उसके साथ इन्होंने अलाइन किया था कि हमारी आइडियोलॉजी यही है। ये चीज कांग्रेस में नहीं थी। अब इस्लामोफोबिया के बेसिस में आपने यूएस के डीप स्टेट से आप अलाइन हुए, उसने आपको एक तरह से सत्ता में बैठाया। चलिए उस पर लोग वो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात पे खड़ा हूं। उसने आपको सत्ता पे बैठाया, उसके बाद आपने उसके हिसाब से इस्लामोफोबिया में आगे बढ़ाने की उस एजेंडे को ग्लोबल लेवल पे और इंडिया में उसको बढ़ाने की आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 2021 के बाद जब अमेरिका को ये लग गया, अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर गया, उसको लगा कि अब ये इससे काम नहीं चल रहा है, इस्लामोफोबिया, इस्लाम को एनिमी बना के। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आया तो उसने पूरा नैरेटिव बदल दिया। उसने एक्सटर्नल एनिमीज के बजाय, इस्लाम को एनिमी के बजाय उसने कहा एनिमी तो अंदर है। अब ये देखिए एक के बाद एक एलोन मस्क, ट्रंप रोज खुलासे कि यहां पर ये डिपार्टमेंट यूएस का ये गद्दारी कर रहा था, इसने इतने $बिलियन दिए, इसने ये किया। वो जो तुलसी गबार्ड जो इनकी नेशनल इंटेलिजेंस हेड है, वो ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि हिलरी क्लिंटन, बैरक ओबामा, ये सब जो डीप स्टेट प्लेयर्स थे, इन लोगों ने गद्दाफी को मरवाया, इन लोगों ने सीरिया में रिजीम चेंज करवाया, इन लोगों ने अब बताइए ये सब बातें आप सोच नहीं सकते थे क्योंकि इसको हम लोग बोलते थे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहा जाता था। और अब जब खुद तुलसी गबार्ड बोलती थी, उनको वो नेशनल इंटेलिजेंस की हेड है, तो अमेरिका को ये लग गया है कि वो अच्छा इंडिया इसमें, अब इंडिया, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी सेकुलर लाइन पे चले होते तो ये क्राइसिस नहीं आती, लेकिन वो एक इस्लामोफोबिक राइट विंग एजेंडे उन्होंने अपने को क्यों जोड़ा। आज वो जब एजेंडा अमेरिका का खत्म हो गया है तो उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है, तो भारत कहां जाए। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सवाल है और ये सवाल को विपक्ष को उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए आर्थिक जो कमर टूटने वाली है उसके बारे में हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा, आप उसको जाके नेट पे भी आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। अब स्टील इंडस्ट्री 7% से 15% कह रही थी, अब वो 0% पे आ जाएगी। इंडिया विल बी अ डंप यार्ड ऑफ चाइना, जापान, सब अपने यहाँ स्टील डंप करेंगे। यहाँ की जो बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां, उनका क्या होगा। अब सोचिए, आप जिंदल से लेके टाटा तक इनके ऊपर क्राइसिस आ गई। टेक्सटाइल्स में क्या होगा, फुटवेयर में क्या होगा, बहुत सारी इस तरह की, और ऑटोमोबाइल्स की तो हम बात ही नहीं करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑयल,
जब ये ट्रंप कहते हैं कि इंडिया को ऑयल रशिया से नहीं खरीदना चाहिए, आज जो ऑयल की कीमत फिर भी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी है, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक कंट्रोल में है क्योंकि रशिया और ईरान से आप तेल ले रहे थे। कल को आप रशिया और ईरान से तेल नहीं लेंगे, क्या होगा? आपका जो आज 100 रुपए लीटर है वो 200 नहीं हो जाएगा, वो 150 200 नहीं हो जाएगा, और बाकी सारी कीमतों का क्या होगा? दिस इज द रेसिपी फॉर नॉट जस्ट अ डिजास्टर, दिस इज द रेसिपी टू फॉर अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल एंड सोशल टर्बुलेंस इन इंडिया। इसमें पूरी आप बांग्लादेश श्रीलंका की तरफ देश को आप ठेल रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा इस पे यू हैव टू बी वेरी फर्म, क्योंकि ये पूरी स्थितियां होने जा रही हैं और मतलब होने जा रही हैं। एंड बेसिकली नरेंद्र मोदी एंड हिज राइट विंग गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द प्लॉट। अमरीश जी, कि ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या एक ऐसा लावा धधक रहा है जो कभी भी ज्वालामुखी बनकर फट सकता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी तो 24/7 एक चुनावी मशीन है। उनको सिर्फ कोई चीज आती है तो किस तरह से साम दाम दंड भेद करके वो चुनाव जीतें, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रोपेगेंडा मशीन उनके साथ काम कर रही है, बीजेपी आईटी सेल से लेकर मीडिया, सब कुछ उनके पास है। लेकिन फिर भी अमेरिका में जो कुछ हो रहा है या ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, वो उस सब को छुपा नहीं पा रहे हैं, उसको सबको ढक नहीं पा रहे हैं तमाम कोशिशों के बावजूद। तो आखिर आगे फिर होने क्या जा रहा है, ये लोगों के जहन में सवाल है। आम जनता के साथ क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, हालात जो हैं हम लोग को छुपाना नहीं चाहिए, ऑनेस्टली बात को स्वीकारना चाहिए। हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं। और मैं जो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, एक्चुअली वो केवल चुनावी मोड में नहीं रहते, वो एंटी मुस्लिम चुनावी मोड में रहते हैं। आप सोचिए किस तरीके से इस देश में मतलब जो हिंदू हार्डलाइनर्स हैं या जो आप कहिए सनातनी हिंदू हैं, जो हिंदू कंजर्वेटिव हैं, जैसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद, वो परेशान हो गए कि भाई ये क्या कर रहे हो देश के साथ। उन्होंने तक कहा, सब संभल का वायलेंस हुआ था तब भी वो बोले, उनको बोलना पड़ा। जबकि राम मंदिर आंदोलन में वो राम मंदिर हिंदुओं को दिलाने में उनकी बहुत बड़ी, उनके गुरु की बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन उन्होंने कहा ये तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है पूरे देश के लिए। तो अब आप देखिए, ये बात जो है, ये जो अच्छा, अब इससे नरेंद्र मोदी पीछे भी नहीं हट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना एक अपनी पूरी राजनीति को एंटी मुस्लिम से बांध दिया है। अब जैसे होली पास आ रही है तो वो अनुज चौधरी संभल का जो सीईओ है, वो कह रहा है कि मुसलमानों को घर से नहीं निकलना चाहिए, अगर उन पे रंग डाला गया तो फिर से बवाल होगा। देखिए, खुलेआम धमकी दे रहा है। और ये जो पूरा और ये ऐसा ही अब इनके हाथ में भी नहीं है, ये जो इनकी राजनीति, और इनको अब ये समझाया जा रहा है कि अब जो आर्थिक समस्या आने वाली है उसको उससे भी ये डाइवर्ट होगा। लेकिन जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था, जो आपको सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका इस्लामोफोबिया के लाइन पे था, और उसकी वजह से आपको इजराइल अमेरिका का फेवरेट बना हुआ था, उसकी वजह से आपको यहां पर रूल करने का मौका मिला है 10 साल। लिटरली मैं कह रहा हूं, वो सपोर्ट अब हट गया। अब आप अपने दम पे इसको करके देख लीजिए जो आप करना चाहते हैं। और आपको अगर ये लगता है, देखिए आरएसएस के अंदर, बीजेपी के अंदर पूरी ये भी थिंकिंग चल रही है कि हम लोगों ने, जब हम अयोध्या हार गए 2024 का जो धक्का लगा, और उसके बाद 3 चुनाव आप जीत गए, वो एक अलग सवाल है। उसमें भी कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, और उसमें जिस आरएसएस को ये कह रहे थे कि हमको जरूरत नहीं, उसकी क्या भूमिका थी, और कैसे वो सरेंडर किए। मोदी देखिए कह रहे थे हम तो दिव्य हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा अभी कुछ महीनों पहले कि हम एक सामान्य इंसान हैं। अब देखिए, ये जो पूरी बातें हैं, ये सारी जो चीजें हैं, इसमें नरेंद्र मोदी जो, अच्छा, फॉरेन पॉलिसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी, या कहिए तो डोमेस्टिक पॉलिसी इज ऑफन टेलर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी जब आपकी इस्लामोफोबिक थी तो आपने इंटरनल पॉलिटिक्स भी वही रखी। अब दुनिया का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, फिर भी आप इससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि यहां इतना उन्माद पैदा हुआ, आप पीछे हटेंगे तो जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। तो आप इसी रास्ते पे चलेंगे, लेकिन इस रास्ते पे जनता नहीं चलना चाहती है। जनता जो आर्थिक मुद्दों पे, उसने एक बार 2024 में काफी हद तक कुछ प्रमुख राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वोटिंग की, और उसके बाद देखिए अभी आने वाले दिनों में जो स्थितियां बनने जा रही हैं, उसमें ये इसी लाइन पे चलेंगे, देश और ज्यादा रियून की तरफ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय, देखिए सवाल इससे जुड़ा मेरा ये है आपसे कि आखिर भारत या नरेंद्र मोदी इतने असहाय क्यों नजर आ रहे हैं? अगर चाइना ये बात कर सकता है, छोटे छोटे देश
बात कर सकते हैं, चाहे वो रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की हो या फिर अप्रवासी जैसे इलीगल जो उनके सिटीजन है उनको भेजने की बात हो। नेपाल जैसा छोटा सा देश, हमारा पड़ोसी मुल्क, वहां आप देखिए उनके सिटीजन भी आए हैं, लेकिन उनको ना तो सैन्य विमान में भेजा गया, ना ही उनको बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया। वो तस्वीरें हम सब ने देख ली हैं। तो आखिर भारत इतना असहाय क्यों नजर आ रहा है? 140 करोड़ का देश है, हम तो बाजार हैं, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, दूसरे देश हो, वो हम एक बाजार के तौर पर भी अगर देखें तो भारत को तो सीना तान कर बात करनी चाहिए। वो नरेंद्र मोदी जो 56 इंच की बात करते हैं, वो आखिर ऐसे सुखड़े हुए क्यों नजर आ रहे हैं? ये लोगों को जानने में इंटरेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों नजर आ रहा है, वो मैंने पहले हिंट भी किया था। देखिए, आप ये बताइए कि एक अगर कोई शहर किसी माफिया ने टेक ओवर कर लिया है और आप उस माफिया के जूनियर एलआई बन के काम करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या जब वो माफिया आपसे गुस्सा होगा आप उसको आग दिखा पाएंगे? नंबर एक। नंबर दो, आपने चाइना और रशिया की बात की। चाइना और रशिया और तमाम ऐसे देश, नेपाल को भी आप ले लीजिए, कई छोटे देश हैं जो कनाडा झुकता भी है लेकिन खड़ा भी होता है। बहुत सारे देश अपनी तरह से ये जो टैरिफ वॉर चल रही है या चलने वाली है, इसमें वो स्टैंड ले रहे हैं। आप ये सवाल पूछे, क्या चाइना ने अमेरिका का इस्लामोफोबिक एजेंडा शेयर किया कभी? क्या रशिया ने अमेरिका का इस्लामोफोबिक एजेंडा कभी शेयर किया? मैं 2014-2016 की बात कर रहा हूं, क्या कभी शेयर किया? नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए वो खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनका एजेंडा नहीं शेयर किया। वो उनके साथ उसके डीप स्टेट के हिस्सा बनने की उन्होंने लालसा नहीं दिखाई, और वही देश खड़े हो पा रहे हैं जिन्होंने इस चीज को नहीं किया। जो इंडिया जबरदस्ती उसमें घुसा, जबकि इंडिया नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी थी। इवन लिबरलाइजेशन के बाद जब आपने इजराइल वगैरह को रिकॉग्नाइज किया, तब भी आपकी ये थी कि भाई हम फिलिस्तीन के भी साथ रहेंगे और फिलिस्तीन ये 2 स्टेट सोल्यूशन रहेगा, ये रहेगा, वो सारी चीजें हम मेंटेन रखेंगे। लेकिन आपने 2014 के बाद जाके एक मतलब अमेरिका से, देखिए न्यूक्लियर डील भी हुई थी 2008 में, लेकिन इंडिया फिर भी एक वो इंप्रेशन नहीं किया था कि पूरी की पूरी तरह से अमेरिकन कैंप में चला गया। वो 2014 के बाद गया। अमेरिका इजराइल कैंप में चला गया। अब वो पूरी जो सिचुएशन है, मैं सीधे कह रहा हूं कि रशिया और चाइना ने कभी अमेरिका का वो एजेंडा शेयर नहीं किया जो इंडिया ने किया। इंडिया ने एक बहुत बड़ी गलती की। उस गलती का खामियाजा केवल और सिर्फ नरेंद्र मोदी भुगत सकते हैं। और ये चीज आज भारतीय जनता को, जो वोटर है बीजेपी का और जिसने अभी भी वोट दिया, मतलब बदली हुई परिस्थितियों में 2024 में, उसको ये बात बतानी जरूरी है कि ये है कीमत। अभी जो तुम्हारा किसान, जो भारत में भुखमरी बढ़ेगी, जो किसानों की हालत और खराब होगी, जो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री उजड़ेगी, जो स्टील इंडस्ट्री उजड़ेगी, इसका ये इस्लामोफोबिक जो फॉरेन पॉलिसी और जो इंटरनेशनल एजेंडे पे जो मोदी चले, उसकी वजह से है ये। और इसमें आप समझ लीजिए ये, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में मैं तो इस सरकार की वापसी देखता ही नहीं हूं कोई किसी भी स्थिति में, क्योंकि एट द लेवल ऑफ पॉलिसी इट हैज फेल्ड। जो पॉलिसी का फेलियर होता है ना उसमें, और रही सही कसर, देखिए 2024 जून में यहाँ चुनाव हुए। अगर अमेरिका में चुनाव 5 जनवरी 2024 को हो गए होते और ट्रंप जीत गया होता, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारत में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। ये इनकी ये खुशकिस्मती है कि यहां पर जून 2024 में नतीजा, और अमेरिका का चुनाव 5 नवंबर 2024 को हुआ जब ट्रंप चुन के आए। ये इनकी खुशकिस्मती है। और लेकिन ये कब तक चलेगी? ये बहुत दिन नहीं चलने वाली। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर पहले वो होता तो ये हार गए। तो ये है मतलब बुशरा जी ब्रॉड पिक्चर। ओके।